हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ये नाम सुना था ना हमने, जब हमने कूलाम के नियम के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, तो वहाँ हमने क्या कहा था कि कूलाम का जो नियम होता है वो अध्यारोपण सिद्धांत की पालना करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, आपके बुक के पीछे जो निबंधात्मक जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बड़े क्वेश्चंस, वो वही है जो डेरिवेशन आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो जो डेरिवेशंस है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से उनके आंसर आप ले सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन है। जैसे पूछ लेगा अध्यारोपण सिद्धांत का क्या स्टेटमेंट है, अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, कूलाम का जो नियम है उससे कूलामी बल की गणना करिए, तो सब आपको ये डेरिवेशन ही करना है उनमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की कि आखिर अध्यारोपण का मतलब समझ लो, अध्यारोपित होना। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी स्थिर, ये स्थिर है। ठीक है, क्या है ये? स्थिर है। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, कि कोई एक स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्थिर बिंदु आवेश है Q नॉट। ये स्थिर तो हम लेके ही चलेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि किसी स्थिर आवेश Q नॉट पर, या माना है Q नॉट, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेश, बाकी के जो आवेश होंगे वो भी तो स्थिर ही होंगे। तो मान लीजिए बाकी के आवेश बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई, दो ही थोड़ी जरूरी है। अब तक तो दो पढ़ रहे थे, दो ही थोड़ी जरूरी है। Q3 है, Q4 है, ऐसे QN बहुत सारे हैं। एन आवेशों का एक निकाय या सिस्टम है। ठीक है, तो इन स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, मुझे सिर्फ किसके ऊपर परिणामी बल निकाला? इसके ऊपर। भाई ये जो आवेश है ये स्थिर है, ये बाकी के आवेश भी स्थिर है, तो डेफिनेटली कूलामी बल लगेगा। तो ये जो Q3 होगा ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। Q2 कहेगा भाई मैं भी स्थिर हूँ, ठीक है, मेरे और तेरे बीच में भी तो कूलामी बल लगेगा, तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा। ऐसे ही Q1 बोलेगा कि मेरे और तुम्हारे बीच भी लगेगा। ऐसे ही N वाला बोलेगा कि मेरे और तुम्हारे, यानी कि बताओ इस Q नॉट के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारे बलों का परिणामी बल निकालेंगे। भाई जो भी बल लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन देख लेंगे, उनको जोड़ना है घटाना है वो हम देख लेंगे, और एक फाइनल जो बल है वो निकल के आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? परिणामी बल कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो परिणामी बल निकालने के लिए होता है। जब बहुत सारे आपको चार्जेस दे रखे हो तो किसी एक चार्ज के ऊपर कितना टोटल बल आएगा उसके लिए है। तो ये कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बलों का परिणामी बल, ठीक है, उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले सभी बल, मैंने बताया ना भाई सारे बल लगाएंगे, तो आप क्या करिए, ये सारे बल निकाल लीजिए और इन सारे बलों का सदिश योग कर दीजिए। अब मैंने एक वर्ड बोला है सदिश योग, कि आखिर ये सदिश योग होता क्या है? सदिश योग का मतलब है, अभी थोड़ी देर मैंने बोला कि भाई इनकी जो भी डायरेक्शन आएगी वो हम देख लेंगे। तो बलों की डायरेक्शन जरूरी तो नहीं है कि ये बल ऐसे लग रहा है तो ये भी ऐसे लगेगा, हो सकता है ये ऐसे लग रहा हो, ये नेगेटिव हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हो सकता है ना। तो इनका हमें क्या करना होगा? सदिश योग। सदिश योग से मतलब है विद डायरेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो सारे बलों का सदिश योग कर दीजिए, तो टोटल जो बल इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि F नोट क्या हो जाएगा? F नोट Q1। भाई ये Q1 बल लगा रहा है, डायरेक्शन के साथ हमने लिख दिया, तो F नोट Q1। भाई 1 के कारण भी तो Q नोट पे F नोट Q1 का मतलब क्या हुआ? F नोट Q1। मैंने बताया था जो पीछे होता है वो बल लगाता है और जो आगे होता है उसके ऊपर बल लगता है। तो ये 1 बल लगाएगा किसके ऊपर? 0 के ऊपर, मतलब Q नोट के ऊपर। तो 1 के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, इसी तरह से Q2 के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q नोट पर बनने वाला बल, और इन सबका सदिश योग कर दिया, इसलिए इनके ऊपर क्या लग रहा है? वेक्टर लग रहा है। इसी तरह से कितने ही चार्जेज हो ऐसे लिख देंगे। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम इससे निकालते हैं। ठीक है, हमें परिणामी बल निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। अब देखिए हम एक सिस्टम लेंगे। भाई जब हम अध्यारोपण सिद्धांत ले रहे हैं तो हमको बहुत सारे चार्जेस लेने पड़ेंगे, तो हमने एक सिस्टम ले लिया है जिसके अंदर Qn चार्जेस है। ये देखिए, ये Q1 है, ये Q नोट है, हम Q नोट के ऊपर बल लगा रहे हैं इसलिए हमने Q नोट लिया है। ये Qn है, ये Q2 है। ठीक है, मैंने यहाँ 3-4 ही दर्शाए हैं, एक N ले लिया। N का मतलब है कि बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैंने थ्योरी लिखना सिखाया था कि जैसा डायग्राम होता है उसमें देख देख के आप थ्योरी लिखिए। तो यहाँ थ्योरी क्या होगी? माना कि एक N निकायों का सिस्टम है, निर्वात की बात कर रहे हैं। ठीक है, N निकायों का एक सिस्टम है जिसमें मूल बिंदु से R1 दूरी के ऊपर Q1 है
मूल बिंदु से R2 दूरी पर Q2 है, इसी तरह से मूल बिंदु से Rn दूरी पर क्या है, Qn है, और एक अभिष्ट आवेश है Q0 जिसके ऊपर हमें परिणामी बल निकालना है। भाई हम एक अलग आवेश लेके चल रहे हैं, भाई इसके ऊपर इन सबके कारण कितना बल लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर Q1 और Q0 का स्थिति सदिश क्या होगा, R01 होगा। ठीक है, और जो मैंने बताया था इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जो पीछे होता है ना उसकी तरफ डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q0 से Q1 की ओर। ठीक है, इसी तरह से R02 होगा, ये R02 है, इसी तरह से R0n होगा, ये R0n है। ठीक है, इन सबको डॉट 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 लाइन से मिलाया गया है जो इनकी स्थिति सदिश है दोनों चार्जेस के, और ये। ठीक है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब सबके ऊपर बल भी होगा। ठीक है, तो इसका जो बल होगा इस रेखा के अनुदिश ही तो होगा। भाई कूलाम ने ये बताया था कि जो भी मेरा बल होता है कूलाम्बीय बल, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अभी हम मान रहे कि ये सेम चार्जेस के है, तो ये इधर की तरफ बल लगेगा F01, ये इस रेखा के अनुदिश होगा F02, इसी तरह से R0n इस रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आया, हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, बस अब की बार n आवेशों का हम सिस्टम लेके चल रहे हैं। चलिए अब हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। अब देखिए, माना कि निर्वात में स्थित कोई आवेश निकाय n स्थिर आवेशों से मिलकर बना हुआ है, वही है जो मैंने अभी बताया है। माना कि आवेशों के मान Q1 Q2 Qn है। ठीक है, और Q0 एक अभिष्ट स्थिर आवेश है, और इसकी Q0 से आवेश Q1 Q2 Qn की दूरियां R01 R02 R0n है। ठीक है, यदि आवेश Q0 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F01 होगा, बताया ना, जो पीछे होता है वो बल लगाता है, जो आगे होता है उसके ऊपर लगता है, तो Q1 बल लगा रहा है F0 पे, तो बताइए कूलाम का नियम क्या होता है, आप जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है, कि दो आवेशों के मध्य, और हमने कूलाम के नियम के फैक्ट में ये पढ़ा था कि जब दो आवेशों के मध्य बल लगता है तो तीसरा आवेश वहाँ हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम Q1 और Q0 की बात कर रहे हैं तो Qn Q3 Q2 इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो F कितना होता है कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप होता है। अब हम इसको लिखेंगे F01 के लिए, सिमिलरली F02 के लिए, सिमिलरली F03 के लिए, सिमिलरली F0n के लिए, फिर इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए तो बताइए F01 कितना हो जाएगा, K Q1, अब Q2 की जगह क्या आ जाएगा, भाई हम Q0 लेके चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, Q0। भाई जिन आवेशों पे लगता है वही तो यहाँ लेके चलते हैं। अभी हमारे आवेश क्या है, Q0 और Q1, तो K Q1 Q0 अपॉन दूरी भी क्या होगी, R01 के मोड का स्क्वायर और R01 कैप। ठीक है, अब वी नो कूलाम के नियम से K Q1, अब देखो R01 की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा Q1 से Q0 की तरफ होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है, भाई जो पीछे होता है उसकी तरफ होती है। ठीक है, तो R01 है तो इसकी दिशा क्या हो गई, Q1 से Q0 की तरफ हो गई। भाई इससे दिशा चलती है और इसकी तरफ आती है, तो ये आपको दिशा भी समझ में आ गई, और ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल में भी सॉल्व कर चुके हैं, करे हैं ना हमने। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अन्य आवेशों के कारण Q0 पर बल, ये तो आपने लिखा F01। सिमिलरली अब बताओ F02 लिखना हो तो कैसे लिखोगे, बताइए। अब की बार आवेश है Q0 और Q2, तो कितना आ जाएगा, K Q0 Q2 अपॉन, अब की बार दूरी कितनी आएगी, R02 के मोड का स्क्वायर और R कैप 02 या R कैप ये। ठीक है, सिमिलरली F03 लिखना हो तो ये आएगा नहीं आएगा। चलिए तो ऐसे ही आपको लिखना है, 2-3 लिखना है। अब देखिए ये लिखना है, ये लिख देना, 3 लिख देना। अब मैंने तो ओनली F01 लिखा है, F02 आपको बता दिया, आप F03 भी लिखिएगा। सिमिलरली अब F0n भी लिखिए। F0n के लिए क्या हो जाएगा, Qn Q0 अपॉन R0n के मोड का स्क्वायर R कैप नॉट n, होगा नहीं होगा। चलिए अब अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि भाई इस Q0 पर जितने भी बल लग रहे हैं उसको हम कहेंगे F0, उन सबका जो टोटल होगा उसको हम कहेंगे, टोटल वाले को F0, और वो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। सारी वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, F01 की वैल्यू K Q1 Q0 अपॉन R01 का मोड का स्क्वायर R001, सिमिलरली ये, सिमिलरली n, होगी नहीं होगी। अब बताइए इनमें से कुछ कॉमन है, K भी कॉमन है और Q0 भी कॉमन है या नहीं भाई, Q0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, K इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो K Q0 को बाहर निकाल लिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, ये वेक्टर है, Q1 बचा, R01 के मोड का स्क्वायर बचा और ये बचा। सिमिलरली Q2 दिस एंड दिस, सिमिलरली ऐसे होंगे। चलो
आप देखो, हम इसको एक जनरल, भाई आप इसको याद करने बैठोगे तो ऐसे याद थोड़ी करोगे, तो हम इसको एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं समीशन के रूप में। भाई ये समीशन ही तो हो रहा है, योग ही तो हो रहा है, तो समीशन के रूप में एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, के क्यू नॉट, समीशन का साइन लगा दीजिए और मैं आई लेके चल रही हूँ। आई जो है 1 से लेके n तक, भाई कितने चार्जेस है n, तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से और कहाँ तक n तक, क्यू आई अपॉन आर जीरो, आई के मोड का स्क्वायर और आर कैप जीरो है। अब देखिए इसको खोलिए, जब आप आई बराबर 1 रखोगे तो Q1 अपॉन आर जीरो 1 के मोड का स्क्वायर आर जीरो 1, बताइए ये पहली स्टेप आई नहीं है। फिर प्लस लगाओगे, भाई समेशन है, फिर आई बराबर रखोगे 2 तो ये स्टेप आएगी, फिर r बराबर 3 रखोगे तो ये स्टेप आएगी ना। तो बताइए जनरल फॉर्मूला सही है या नहीं, तो हमने इसको जनरल फॉर्मूले में लिख दिया ऐसे, और यही है आपका सुपरपोजिशन का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत, जिससे परिणामी बल ये होता है किसके ऊपर, क्यू नॉट पर, इसलिए हमने एफ नॉट लिखा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ F1 पर तो यहाँ आपकी बार F1 आ जाएगा, ठीक है, के Q1 आ जाएगा और समेशन फिर जो भी चल रहा है वो, ठीक है, जितने जो भी चार्जेस है 2 है 3 है 4 है जो भी है, ठीक है। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत और ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 9e और 4e, आपको आवेश के मान दे रखे हैं 9e और 4e, आवेश परस्पर r दूरी पर है। तो मैंने एक डायग्राम बना लिया, यहाँ 9e है ए बिंदु पर, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है जहाँ पर 4e है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। पहले डायग्राम बनाइए आप सबसे पहले। चलिए एक अन्य आवेश Q, अब आपको एक आवेश बोल रहा है Q, ठीक है, वो बोल रहा है कि एक अन्य आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। भाई बिल्कुल वही बात हो गई कि मान लीजिए एक कोई बेंच है, ठीक है, अगर आप सारे व्यक्ति उसके एक ही तरफ बैठ जाएंगे तो वो बताओ गिरेगी नहीं गिरेगी, और आप बैलेंस करके बैठोगे भाई एक इस कोनर पर एक इस कोनर पर एक बीच में, तभी तो वो संतुलन में रहेगी। तो भाई ये एक सिस्टम था, एक तीसरा चार्ज जबरदस्ती घुसना चाह रहा है, अब इसको इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ रखो आप, मतलब आप इसको कितनी दूरी पर रखो, चाहे इस बिंदु से चाहे इस बिंदु से, कि ये जो आवेशों का जो निकाय बन गया वो संतुलन में रहे। तो संतुलन में कब रहेगा भाई, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होगा जब भी तो संतुलन में रहेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक आवेश जो Q आया है वो 9e जो है उससे x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x। तो बताओ ये 4e से कितनी दूरी पर हुआ, पूरी r है, ये x है, तो ये कितनी हो गई r माइनस x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। फिर चाहे वो 9e से पूछे तो x हो जाएगी, 4e से पूछे तो r माइनस x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लिया कि अन्य आवेश Q 9e से x दूरी पर है, अतः चित्र से आवेश Q1 की आवेश 4e से दूरी कितनी हो गई, r माइनस x हो गई ना। अब हमें संतुलन चाहिए। संतुलन का मतलब क्या है कि अब बताओ ये एक सिस्टम बना नहीं बना, 9e और 4e आवेश का एक सिस्टम बना नहीं बनाना। सिमिलरली Q और 4e आवेश का भी एक सिस्टम बना, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कुलामी बल होगा और इन दोनों के बीच भी कुलामी बल होगा। तो बताइए इसके ऊपर टोटल जो बल है वो 0 होना चाहिए या नहीं, यानी कि दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। भाई मान लीजिए ये और इसके मध्य बल लग रहा है F1, इसके और इसके मध्य बल लग रहा है F2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो संतुलन में होगा। अगर ये बल भी इधर लग गया तो फिर तो जुड़ जाएंगे बल, जुड़ेंगे तो ये संतुलन में रह पाएगा क्या, नहीं। तो बल कैसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन को हटा दीजिएगा इधर की तरफ। ठीक है, अब आप F1 निकाल लीजिए, F2 निकाल लीजिए, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी दोनों की अपोजिट। तो F1 F2 निकाल के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश Q के संतुलन के लिए Q पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। क्यों भाई, 0 का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो है कि F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ऐसे तो लिखोगे F1 बराबर माइनस F2, अपोजिट है। अब इसको जोड़ोगे तो बताओ परिणामी बल 0 आया नहीं आया। ठीक है, तो चाहे से आप ये कहो चाहे से ये कहो, एक ही तो बात है। ठीक है, या तो परिणामी बल 0 होना चाहिए या दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए। तो इससे ये आ गया, तो अब F1 निकाल लीजिए, F2 निकाल लीजिए, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। चलिए पहले हम 9e और QE के मध्य बल निकालते हैं। तो F1 निकालेंगे, मान लिया हमने F1 है और Q और 4e के मध्य कितना है, F2 है। अब संतुलन के लिए ये कंडीशन, ये कहाँ से आई मैंने समझा दिया। चलिए यहाँ से ये रिजल्ट भी आ गया, वही बात है। अब हमें तो क्या चाहिए, ओनली परिमाण चाहिए, क्योंकि हमें तो दूरी निकालनी है। ठीक है, तो परिमाण चाहिए। परिमाण कैसे निकालेंगे, कूलाम का नियम क्या होता है
कि बल जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप होता है। परिमाण में लिखेंगे तो आर कैप की जरूरत नहीं है। अब पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, 9e और Q के बीच की दूरी कितनी है, x। तो इसके लिए लिखो तो K Q तो ये रहा 9e इस वाले आवेश का मान और x स्क्वायर, सही है। इसको F1 कहिए, F1 माना है ना हमने। सिमिलरली Q और 4e की बात करेंगे तो ये तो है Q, ये है 4e, बीच की दूरी कितनी है r माइनस एक्स, है या नहीं। तो यहाँ पे r माइनस आ गया, Q 4e आ गया। दोनों को क्या करना है, परिमाण दोनों के बराबर होने चाहिए तभी तो संतुलन होगा। तो दोनों के परिमाणों को बराबर कर दीजिए। चलिए जब मैंने बराबर किया तो ये स्टेप आ गई, KQ से KQ कट गया, E से E कट गया, तो मेरे पास बचा इधर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर बचा 4 अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको 3/x का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि 9 का जब आप लोग अंडर रूट लोगे तो 3 ही तो आएगा, और x का x स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ से वर्गमूल ले लिया तो दोनों तरफ के स्क्वायर हट गए। अब जब आप इसको क्रॉस गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5r, यानी कि आपका जो आवेश Q है, जो आपका आवेश Q है वो 9e आवेश से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 3/5r, और r क्या है, QE और 4e के बीच की टोटल दूरी। तो अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ r की वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब मैं r नहीं दे रखा है, r आ रही है तो हमने निकाल लिया। और अगर वो ये पूछता कि बताइए 4e से कितनी दूरी पर है, तो r माइनस एक्स कर देना, r की वैल्यू r है, x की वैल्यू ये रख देना, सॉल्व करके बता देना। तो बताइए है ना आसान। तो आपको बस इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और भी है आपकी बुक में, आप लोग उनको खुद सॉल्व करिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया या कोई डेरिवेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन उसे वहीं क्लियर करके चलिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अभी तक तो हम बल पढ़ रहे थे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।